हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अगर आपको याद हो तो हाल ही में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट की मीटिंग बुलाई हुई थी और वहां पर G20 से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस किए गए थे और फुल फ्लेज्ड इंडिया ने 2023 को जो होस्ट करने का एक प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट किया हुआ है और उससे रिलेटेड जो कोई भी उसका सेक्रेटेरिएट कहां पर होगा, उससे रिलेटेड किसे कौन सी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाएंगी, इन सभी के बारे में मेजर डिस्कशंस लिए गए थे। तो मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप G20 के बारे में ए टू जेड जो कुछ भी हमें जानना था उन सभी के बारे में एक वीडियो कंसोलिडेटेड वीडियो बनाए। तो आज के इस टॉपिक में हम उसी G20 के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला G20 है क्या? आप नाम से ही यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि इट इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ 20। तो ये 20 क्या है? दे 20 आर डिफरेंट नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये दरअसल एक इंटर गवर्नमेंटल फॉरम है। हम कई इस तरीके से फॉरम्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो वन सच प्लेटफॉर्म और फॉरम इज एक्चुअली G20, जहां पर 19 अलग अलग कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशंस और डिबेट वहां पर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर इश्यूज हमें G20 में इस इंटर गवर्नमेंटल फॉरम में जो देखने को मिलते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से डील करते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन यानी कि क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट से चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो कि हाल ही में बहुत ही प्रोमिनेंस ले चुका है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर डिस्कशंस किए जाते हैं और चंद इंपॉर्टेंट से डिसीजंस भी लिए जाते हैं। हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये ग्रुपिंग की जरूरत क्या पड़ गई थी। हम कई रीजनल ग्रुपिंग्स की भी बातें करते हैं, हम कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं। तो G20 की जरूरत हमें कब महसूस हुई? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ने हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से मार दी हुई थी। और यूरोपियन कंट्रीज जो कि आज हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड देखे जाते हैं, एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही मीगर हो चुके थे, बहुत ही मजबूर थे, बहुत ही वीक थे। तो ऐसी जरूरत हमें महसूस हो रही थी कि हमें एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत थी, हमें चंद ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सही तौर पर मेंटेन कर सके, कोऑर्डिनेशन हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड सही हो सके। और उससे रिलेटेड सबसे मेजर डिसीजन हम ऑलरेडी देखते हैं, विच इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो चला हुआ था 1944 में, जिसके रिजल्ट के सबब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। तो ऑन द सेम लाइन महज वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टेब्लिशमेंट होना काफी नहीं था। इस तरीके के और भी कई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस और इनिशिएटिव्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी थे। तो उसी सच नीड में से बाहर आया हुआ एक कॉन्सेप्ट था द ग्रुपिंग ऑफ 20, दैट इज G20। तो G7 जो थे वो नेशंस ऑलरेडी जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड जो नेशंस थे 1970s में उन्होंने उनकी बैठक हुई थी और G7 वहां से हमें एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है। मैं आपको आगे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो G7 के इनिशिएटिव से जो है सबसे पहली बार हमें G20 का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, खासकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हो रहे थे 1990s में और एशियन इकोनॉमीज जो थे वहां पर थोड़ा बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखा रहे थे। तो यहाँ पर G7 नेशंस को पता चल गया कि अगर हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को सही तौर पर मेंटेन करना है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को अगर हमें सही तौर पर मेंटेन करना है, तो हमें जस्ट डेवलप्ड नेशंस नहीं, हमें डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस को भी साथ लेकर चलना है। क्योंकि उस टाइम फ्रेम में एशियन कंट्रीज जो खासकर इंडिया, ब्राजील, इस तरीके के जो इवन साउथ अमेरिकन नेशंस भी जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंस दिखा रहे थे, वो डेवलपमेंट में बहुत ही आगे जा रहे थे। तो इस तरीके के नए नए मार्केट्स को भी साथ लेकर चलना बहुत ही जरूरी था। उन्हें इंपॉर्टेंस पता चल गया कि इस तरीके के जो नेशन से वो बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं। सो दिस एक्चुअली पेव्ड वे फॉर द फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ G20 ग्रुपिंग। तो वहां पर कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन साहब जो थे वो सबसे पहली बार चेयरमैन की तरह चूज किए गए थे फॉर दैट इनॉग्रल सेशन। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये थी कि 1999 में G20 का आइडिया जो है पूरी तरीके से आता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट भी होता है, लेकिन वो बहुत ही इरेगुलर था, यानी कि उसे पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल फॉर्म उसे नहीं दिया गया था। तो सबसे दूसरा मेजर जो डिसीजन आता है एज फार एज
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ G20 इज कंसर्न वो 2008 में आया था। आप सभी को पता है 2008 में पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और खासकर यूएस जैसी कंट्री भी बहुत ही मजबूर थी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के लिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड लीडर्स को फिर से पता चल गया कि नहीं, और खासकर G20 लीडर्स को, कि वी आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन दिस इकोनॉमी, इन दिस मार्केट। तो जाहिर सी बात है हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमें कंसेंसस बिल्ड करके ही, और हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर जब तक हम डिसीजंस नहीं लेंगे हम एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्डर को सस्टेन और सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यही वो मेजर डिसीजन था 2008 में, जहां पर G20 लीडर्स ने एक यूनाइट डिसीजन लिया हुआ था, ठान लिया हुआ था कि वो हर साल एनुअली मीट करेंगे इन समिट्स पे। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस समिट्स द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कंटिन्यू टू मीट ऑन देयर ओन ट्वाइस अ ईयर। तो हर साल जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं कंट्रीज के, यानी कि अगर किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है और किसी कंट्री के में प्रेसिडेंट्स, तो वहां पर ईयरली एक समिट होता है। मैं वो समिट्स किस तरीके से होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट समिट्स हर साल जो है 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज के वो मिलते हैं, एजेंडास वगैरह वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे होलिस्टिकली आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से G20 का इजाद हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं G7 जो कि उस टाइम फ्रेम में 1973-75 के आसपास ऑलरेडी वो डेवलप्ड थे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर ये फर्दर लेकर आगे जा रहे थे इंटरनेशनली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने का, एक ऐसा ऑर्डर बनाने का जो सर्वाइव और सस्टेन कर सके। और 1997 में रशिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया था और इसे G8 का ग्रुपिंग दिया हुआ था और फाइनली 1999 में हमें G20 का ग्रुपिंग देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी कंट्रीज को कलेक्टिवली G20 का मेंबर कहा जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज G7 और G8 नेशंस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की आर एक्चुअली द G20 मेंबर्स। तो यूरोपियन यूनियन का भी रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, इन सभी को G20 का ग्रुपिंग कहा जाता है। तो देयर आर फ्यू परमानेंट गेस्ट इनवाइटीज भी जिन्हें रेगुलरली इसके समिट्स में बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकन यूनियन, एशिया, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वन अगेन साउथ ईस्ट एशिया में, तो उन्हें भी यहाँ पर एज अ परमानेंट गेस्ट इनवाइटी बुलाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, IMF, और खासकर स्पेन की खास बात है, स्पेन इकलौता ऐसा कंट्री है जो परमानेंट गेस्ट इनवाइटी की तरह G20 के समिट्स को हाजिर होता है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन देता है। तो बाकी के भी आप देख सकते हैं न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WHO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पर परमानेंट गेस्ट इनवाइटीज की तरह बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्रूशियल G20 इनफॉर्मल या फिर G20 ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छी बात है सर, तो हमें इस तरीके के क्या बाकी के भी कंट्रीज या फिर इस तरीके के ग्रुपिंग्स नहीं है क्या? एशियान भी है, सार्क के भी बारे में हमने बात किया, ऐसे कई हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? G20 किस लिए एक प्रोमिनेंट प्लेस रखता है? तो G20 बहुत ही स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करता है, खासकर हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने में, सिक्योर हमारे फ्यूचर बनाने में, खासकर एज फार एज आर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज कंसर्न। क्योंकि यहाँ पर आप आंकड़े अगर देखें तो G20 मेंबर्स जो जितने भी 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है, वो सभी मिलाकर 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 80% ऑफ द ग्लोबल GDP को वो रिप्रेजेंट करते हैं और 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को वो इकलौते रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस लिए G20 ग्रुपिंग इतना सिग्निफिकेंट है और पूरी दुनिया जो है वो रुकती है देखने के लिए कि G20 का मीटिंग क्या चल रहा है और वहां पर आउटकम क्या था, एजेंडा क्या था, डिस्कशंस क्या थे। क्योंकि वर्चुअली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड का कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो, ग्लोबल GDP का हो या फिर ग्लोबल एक्सपर्ट्स का हो, वो हमें इन G20 नेशन से ही देखने को मिलता है। और G20 काम किस तरीके से करता है? देखिए, प्रेसिडेंसी जो है वो हर साल रोटेट होती है अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स। तो 19 जो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन जो है उनके बीच ये प्रेसिडेंसी जो है वो रिवॉल्व होते ही रहती है। और खासकर यहाँ पर आपको एक टर्म जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रोइका। Troika, with the country that holds the presidency working together with its predecessor and successor are also known as a Troika to ensure the continuity of the agenda. तो हर 3 साल के लिए जो है ऑलरेडी मेंबर्स को चूज किया जाता है, अलग अलग ग्रुपिंग्स होते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस ट्रोइका को जो है वो मिलाकर 3 साल के प्रेसिडेंसीज दिए जाते हैं।
अब मान लेते हैं कि करेंटली इटली, जिसने पिछले साल ही G20 समिट को होस्ट किया हुआ था 2021, अभी करेंटली 2022 इंडोनेशिया बाली में हो रहा है और 2023 इंडिया न्यू दिल्ली में जो है ये होस्ट होगा। तो इन 3 कंट्रीज को मिलाकर ट्रॉइका कहा जाता है। तो एजेंडा जो G20 इटली में सेट करता है वो इंडोनेशिया और इंडिया में भी कंटिन्यू होता है। तो बाद इनके अगेन 3 ट्रॉइकास को चूज किया जाता है जो कि फर्दर आगे नेक्स्ट 3 साल के लिए प्रेसिडेंसी होल्ड करेंगे और इंपॉर्टेंट से एजेंडास डिस्कस करेंगे। और G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। हम सार्क की बात करते हैं, एशियान की बात करते हैं, इन सभी के हेडक्वार्टर्स कहीं ना कहीं होते हैं, सेक्रेटेरिएट्स होते हैं। यहाँ पर परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता, इसीलिए इसे बहुत ही यूनिक और डायनामिक माना जाता है कि जिस कंट्री में जो डिस्कशन होता है या फिर जिस कंट्री ने होस्ट किया हुआ होता है वहां पर नया सा सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है, क्योंकि जहां पर वो एजेंडा जो डिस्कशंस किए गए हैं वो उसी कंट्री से ही इनिशिएट किए जाते हैं और वहीं से दे मेक श्योर दैट दे ऑल आर फुलफिल्ड। Agenda and the work coordination is completely by the G20 leaders personal representatives known as शेरपास। तो हर कंट्री अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है चूज करके। तो इंडिया ने अपने शेरपा को जो है पीयूष गोयल साहब को चुनकर भेजा हुआ था एंड टुगेदर विद फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो ये तीनों पोजीशंस बहुत ही क्रूशियल हैं। रिमेंबर, एक तो शेरपा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उस कंट्री को, ठीक है, वहां पर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स उस G20 लीडर्स के मान लेते हैं कि इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंट देने के लिए कहीं कहीं पीयूष गोयल साहब को भेजा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और सेंट्रल बैंक गवर्नर, हमारे यहाँ तो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो शक्तिकांता दास साहब। तो ये तीनों बहुत ही क्रूशियल होते हैं इस G20 के वर्क के लिए। तो इसी तरीके से 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन भी अपने इस तरीके के रिप्रेजेंटेशंस भेजता है। और प्रेसिडेंसी का सिलेक्शन कैसा होता है, अभी हमने देखा, अच्छी बात है, ट्रॉइका है, हर 3 साल एजेंडा चेंज होते हैं, कंटिन्यूटी के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्ट किस तरीके से होते हैं। तो 19 कंट्रीज जो पूरे हैं ना, उन सभी को 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया गया है। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपरेट कंट्रीज है, तो उसे किसी ग्रुपिंग में नहीं रखा गया है। तो ईच हैविंग नो मोर देन 4 कंट्रीज, द प्रेसिडेंसी रोटेट्स बिटवीन ईच ग्रुप एवरी ईयर। द G20 सेलेक्ट्स अ कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू बी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स अलग अलग रीजियंस को रिप्रेजेंट करते हुए आपको देखे जाएंगे। तो हर ग्रुप में से, अलग अलग ग्रुप में से एक एक कैंडिडेट को पिक किया जाता है ताकि वो क्युमुलेटिवली एक साल के बाद प्रेसिडेंसी चूज की जाए। तो आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो ग्रुप 2 का हिस्सा है। तो इस तरीके से इन 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स में से, कंट्रीज में से चुने जाते हैं, यानी कि वही खुद चुनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट प्रोसेस है, वही कंट्रीज ही चुनते हैं अपने बीच में से कि कौन जो है वो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देगा। तो अब तक जो है जो जितने भी इंपॉर्टेंट से G20 समिट्स हैं उन सभी के बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आप सभी को पता है, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉलोड बाय यूके लंदन, एंड देन थर्ड समिट जो था वो अगेन यूनाइटेड स्टेट्स पिट्सबर्ग में हुआ था, फोर्थ कनाडा टोरंटो में हुआ था, फिफ्थ समिट जो था वो साउथ कोरिया सियोल में हुआ था, सिक्स्थ फ्रांस कैनिस, सेवेंथ मेक्सिको में था, और एट्थ रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, नाइन्थ ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, 10th टर्की में हुआ था, और 11th जो था वो चाइना ग्वांगझो में हुआ था, 12th G20 समिट जर्मनी में था, और 13th G20 समिट अर्जेंटीना में था, 14th जापान ओसाका में था, 15th सऊदी अरेबिया रियाद में था, और 16th इटली रोम में हुआ था हाल ही में ही। तो हर G20 समिट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट से डिक्लेरेशंस और डिसीजंस लिए ही गए थे। तो बहुत ही क्रूशियल हैं ये सभी समिट्स। तो अभी एज ऑफ नो 2022 के लिए जो कि 17th समिट चलने वाला है वो इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है करेंटली, विच इज इन बाली। तो 2023 के लिए जो कि इंडिया जो है जिसने होस्टशिप एक्ट की हुई है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली न्यू दिल्ली में हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अभी जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में आपको कहा कि हाल ही में ही कैबिनेट के इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए थे कि सेक्रेटेरिएट कहां पर होगा, कौन कौन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, वो सभी एलोकेट और असाइन किए गए हैं 2023 के लिए। और 2024 के लिए भी एक्सपेक्टेड है ब्राजील। अभी कुछ फुल फ्लेज कहा नहीं गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ट्रॉइका यहाँ पर तीन कंट्रीज जो है मिलकर काम करते हैं। तो 19th समिट जो है वो एक्सपेक्टेड 2024 ब्राजील कर सकता है, और 2025 के लिए साउथ अफ्रीका कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द लीडर लेवल, हाईएस्ट लेवल जो कि समिट्स ऑलरेडी चलते हैं, जहां पर कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स या फिर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग्स भी यहां पर होते हैं। तो 1999 में सबसे पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग स्टार्ट हुई थी। ऑफकोर्स सबसे पहला स्पार्क यहीं से आता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल मीटिंग्स जो शुरू हुए थे वो 2008 से हुए थे रेगुलरली। तो 1999 से ही फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के मीटिंग स्टार्ट हुए थे, मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स। 2010 में से और थोड़ा एक्सपेंड करके लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स के भी मीटिंग्स रखे गए थे G20 कंट्रीज के।
2017 में फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग्स भी रखे गए थे, और 2012 से ट्रेड मिनिस्टर्स या फिर कॉमर्स मिनिस्टर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी G20 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स रखे गए थे, और सिंस देन कंटिन्यूसली वो चलते ही रहे हैं और चंद इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस वहां पर भी होते रहे हैं। And apart from all these ministerial level meetings and apart from all these highest political level meetings, G20 engagement groups भी मेंटेन करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजनेस ग्रुप्स को, बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो है वो B20 ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, 2008 में से स्टैब्लिश किया गया था और 2010 में से रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था। तो लेबर से रिलेटेड भी ट्रेड यूनियंस और अदर एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि यहाँ पर इन 20 कंट्रीज या फिर इन 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बिजनेस के, वो वहां पर एंगेजमेंट ग्रुप्स की तरह वहां पर आते हैं। सिमिलरली यहां पर भी सेशंस और समिट्स चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं YEL20 जो था वो 2008 में फाउंड किया गया था और उसे रिकॉग्नाइजेशन 2011 में मिला था। C20 दैट इज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ होते हैं इन 20 कंट्रीज में, उनके लिए भी एक फोरम बनाया गया था, फिर एक एंगेजमेंट ग्रुप जो कि 2013 में इसे एक रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था। यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी Y20 एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। थिंक टैंक्स, जो ग्लोबल थिंक टैंक्स होते हैं खासकर हमारे G20 कंट्रीज के, उनके लिए भी एक एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। वुमेन, खासकर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जो है 2015 में W20 एंगेजमेंट ग्रुप एस्टैब्लिश किया गया था। YES20 फॉर साइंस एंड रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड फाइनली U20 फॉर अर्बन रिप्रेजेंटेशंस, जो कि मेयर्स और गवर्नर्स होते हैं मेजर अर्बन सिटीज के। G20 में जितने भी मेजर बड़े बड़े अर्बन सिटीज हैं उन सभी के गवर्नर्स और मेयर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पर एंगेजमेंट के लिए G20 एंगेजमेंट ग्रुप्स बनाए गए। तो आप देख सकते हैं कि किस लिए G20 इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है। और फिर हम एक बार देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस तरीके से ये काम करने की कोशिश करता है, क्यों ये सबसे हटकर है। स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ऑफ कोर्स 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हम देख सकते हैं। अच्छा खासा जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन दुनिया का यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो फाइनेंशियल रेगुलेशंस को ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इनकी मदद से। कोऑर्डिनेटेड फिजिकल एंड मॉनिटरी स्टिमुलस, मैंने आपको कई बार कहा कि फिजिकल जब वर्ड है इट इज रिलेटेड विद फाइनेंस मिनिस्ट्री, और मॉनिटरी जब वर्ड है तो इट इज रिलेटेड विद सेंट्रल बैंक और आरबीआई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री में भी, इंडिविजुअल कंट्री में भी जो टैंडम होता है, जो फिजिकल फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो उसकी सेंट्रल बैंक के बीच, वो भी कोऑर्डिनेट हो, सही तौर पर उसका स्टिमुलस भी आगे बढ़ता रहे। क्योंकि यहाँ पर जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रीज में ही तो उन्हें फुलफिल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात G20 की यह है कि ये फ्लेक्सिबल है और इंक्लूसिव है। नो डाउट हर साल प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्रीज के पास जाती है, हर 3 साल में एक बार एजेंडा चेंज किए जाते हैं। तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और सभी का इंक्लूसिवनेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो कंट्री होस्ट करता है वहीं पर सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है और वहीं पर से जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहां पर लिए गए हैं वहीं से उसका काम शुरू होता है। लेंडिंग में भी बहुत ही जबरदस्त सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो G20 के कंट्रीज ने रखा हुआ था वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीस्ट्रक्चर ही करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफॉर्म्स भी लाए गए थे, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में भी। डेवलपिंग कंट्रीज को भी बहुत ही जबरदस्त सा स्कोप मिला हुआ था यहाँ पर लेंडिंग्स वगैरह के लिए भी, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट्स कई साइन किए गए हैं, क्योंकि G20 कंट्रीज जब समिट्स में मिलते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रीज भी एक दूसरे के साथ ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट्स भी साइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लक्स भी बहुत जबरदस्त सा होता है। एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज टू बिग टू फेल। अभी हमने जितने भी आंकड़े ऊपर देखे हुए थे, 60% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इसके किस तरीके से है, तो ये बहुत ही बड़ा है फेल होने के लिए। यानी कि दैट वेरी ह्यूजनेस इटसेल्फ इज मोर देन इनफ कि ये रेसिलिएंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है या फिर एक रेसिलिएंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कहने के लिए। और चंद इंपॉर्टेंट से इश्यूज जो अब तक G20 ने एड्रेस किए हुए थे, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए थे, टैक्स और फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, करप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जिन्हें हम कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ और एंटी टेररिज्म पर भी मेजर इश्यूज जो थे उन सभी के बारे में G20 के अलग अलग समिट्स में हमने डिस्कशन देखे हुए थे। और सिंस कोविड तो ग्लोबल हेल्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले कर रहा है।
और इंडिया जो कि 2023 का होस्ट होने वाला है, तो कौन से प्रायोरिटी के एरियाज हम देख सकते हैं जो कि इंडिया ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। यहाँ पर इंडिया इन पर फोकस जरूर कर सकता है। टैक्स एवेशन से रिलेटेड इश्यूज हम हाईलाइट यहाँ पर कर सकते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में टैक्स एवेशन बहुत ही हमें ज्यादा देखने को मिलता है। फाइट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ भी हम आवाज उठा सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हर जगह पर सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज कम, इन्होंने बहुत ही कोशिश की हुई है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस इशू को लाने की, दैट इज टेरर फंडिंग एंड स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, क्योंकि इंडिया खुद प्रॉब्लम फेस कर चुका है इससे, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए। कटिंग द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेस, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट मेजर माइग्रेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये कहावत भी है कि पूरी दुनिया में आपको हर कोने में कहीं ना कहीं एक चाइनीज और एक इंडियन देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल रेमिटेंस से रिलेटेड भी हम थोड़ा बहुत कॉस्ट कट करवा सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हमारी टैप करने का यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है हमें। की ड्रग्स पर हम मार्केट एक्सेस के लिए भी बात कर सकते हैं। रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ कोर्स ये तो एक्टिवली ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ब्रिक्स का भी हिस्सा है, तो वहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से नए नए बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑलरेडी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उन पर भी हम रिफॉर्म्स लाने की बात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, रियल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चलते हैं यूएनएफसीसीसी के, वहां पर बड़ी बड़ी प्रोमिसेस जरूर किए जाते हैं, लेकिन रियल एक्शन वहां पर नहीं होता। तो इंडिया ने भी ऑफ कोर्स हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में हुआ था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5 प्लेजेस दिए हुए थे। तो हम इस तरीके के इश्यूज भी वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं कि वी डोंट नीड द टॉक, वी नीड द वॉक। चैलेंजेस क्या क्या हैं ओवरऑल G20 ग्रुपिंग में, अगर हम बात कर सके। नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, बिल्कुल यहां पर हम डिस्कशंस तो जरूर चलाते हैं, लेकिन उसे एनफोर्स किस तरीके से करेंगे ये मैकेनिज्म हमने अब तक नहीं बनाया G20 में। नॉट लीगली बाइंडिंग, आज के जमाने में जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स, इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल फॉरम्स, प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं इज एक्चुअली द वॉलेंटरी नेचर ऑफ देयर अग्रीमेंट्स। वहां पर अग्रीमेंट्स तो साइन किए जाते हैं, बड़े बड़े बातें तो वहां पर की जाती हैं, लेकिन वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती, यानी कि वो रिकमेंडेटरी नेचर पर होती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए मोस्टली। ग्लोबल हेल्थ को सिक्योर करना, ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड तो सबसे बड़ा हर्डल, अगर नॉट जस्ट G20, दुनिया के आगे अगर कुछ था तो वो ग्लोबल हेल्थ को सिक्योर करना था। रीफ्यूलिंग और फ्यूलिंग इकोनॉमिक रिकवरी, एंड ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड जो कि कंटिन्यूस लॉकडाउन वगैरह पड़ रहे थे, तो इकोनॉमिक रिकवरी, जैसे कि रिसिलियंट इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि जितनी मार उसे पड़ेगी उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी वो बाउंस बैक करेगा। तो इस तरीके की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में क्या सोचेगा G20। डिजिटल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छी बात है कि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन हो या फिर डिजिटल लिटरेसी ज्यादा हो, लेकिन जब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की ज्यादातर जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस ग्रुपिंग में हम इंडिया, सऊदी अरेबिया, इस तरीके के कंट्रीज भी देखते हैं, तो वहां पर डिजिटल रेवोल्यूशन हम कैसे लाएंगे। क्लाइमेट चेंज रिस्क सबसे बड़ा एज ऑफ नाउ, अभी हाल ही में भी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट्स भी आए हुए थे, तो उसे किस तरीके से डील करेगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। इसके आगे प्लास्टिक से रिलेटेड भी हम मुहिम चला रहे हैं, तो लेट अस वेट एंड वॉच। और ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर टैक्स रिफॉर्म्स स्पेसिफिकली, जो कि अभी हमने देखा कि टैक्स एवेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं, तो ग्लोबल फ्रेमवर्क की बहुत ही जरूरत है टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, जो यूनानिमसली ये सभी G20 कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे और ये लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए। तो वे अहेड क्या हो सकता है इसका, टिल नाउ अगर सच बताएं तो G20 व्हेन कंपेयर्ड विद अदर रीजनल ग्रुपिंग्स या फिर अदर इंटर गवर्नमेंटल फॉरम्स बहुत ही सही ट्रैक पर जा रहा है। कंसिस्टेंसी वो मेंटेन कर रहा है, क्योंकि बाकी अभी सार्क के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाकर जरूर देखें, तो वहां पर भी हमने देखा कंसिस्टेंसी ही नहीं थी वहां पर। तो इस तरीके का काम G20 में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी वो लोग मेंटेन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट से डिसीजंस ले रहे हैं, और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले भी रहे हैं, इवन दो दे माइट नॉट बी लीगली बाइंडिंग, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो उन्हें फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा सबसे मोर इंपॉर्टेंट वे अहेड जो होगा, स्टडी ऑफ चेंजिंग डिमांड फॉर स्किल्स। ऑफ कोर्स स्किल्स हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। इंडिया जैसा एक कंट्री जो कि सेकंड टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन वहां पर स्किल के लेवल्स बहुत ही कम है, लगभग 40 से 45% के आसपास ही है जिनके पास एडिक्वेट स्किल है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो G20 नेशंस किस तरीके से इस पर काम करेगा, मोस्टली दिस कैन बी द नेक्स्ट वे अहेड। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए खासकर जो है पॉलिसीज वो बना सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और रीडिफाइन करने की हमें जरूरत है कि एरिना क्या क्या होंगे कोऑपरेशन के। ऑफ कोर्स हमने देखा कि
अंडर द अर्थ जो कुछ भी मिल रहा है वो सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, माना कि G20 एक फाइनेंस रिलेटेड, एक टैक्सेशन रिलेटेड, इस तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्लोबल हेल्थ की भी वगैरह की भी बात कर रहे हैं। तो रीडिफाइन करने की जरूरत है कि अरीनास क्या क्या होंगे कोऑपरेशन के और किस तरीके से होंगे। और सबसे आखिर में जो सबसे कंसोलिडेटेड एक वे अहेड जो G20 के लिए जो देखने को मिलता है, दैट इज लेस टॉक एंड मोर एक्शन। रेगुलरली वो मिल जरूर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं, रेगुलरली फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह की भी मीटिंग हो रही है, लेकिन एक्शन कितना हुआ है उस पर, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग के बारे में। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो थोड़ा बहुत रिव्यू क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं जो मोस्ट प्रोबब्ली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपको। तो सबसे पहला G20 was established in which of the following year? 1973, 1999, 2002 या 2008? And the correct answer is of course 1999 में से establish किया गया था। G20 was established by the initiative of G6, G7, G8 या G10? Of course the correct answer is G7. The first G20 summit was hosted by USA, UK, France या जर्मनी? And the correct answer is USA में सबसे पहली बार 2008 में G20 का समिट रखा गया था। G20 समिट 2022 कौन होस्ट कर रहा है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या वियतनाम? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इट इज इंडोनेशिया, बाली। इंडिया कब होस्ट करेगा? व्हेन विल इंडिया होस्ट G20 समिट? 2023, 24, 25 या 26? एंड द करेक्ट आंसर इज 2023। नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करने वाला है। टिल नाउ हाउ मेनी G20 समिट्स हैव टेकन प्लेस? 15, 16, 17 या 18? एंड द करेक्ट आंसर इज अब तक 16 समिट्स चले हुए हैं। अभी जो इंडोनेशिया बाली में अक्टूबर के महीने में जो चलेगा दैट विल बी द 17th G20 समिट। G20 नेशंस टुगेदर रिप्रेजेंट्स, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऑफ कोर्स 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वो रिप्रेजेंट करते हैं, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड और 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को G20 नेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉर प्रेसिडेंसी मेंबर कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स या 6 ग्रुप्स? And the correct answer is of course there are 5 groups. India belongs to which group among G20 groupings? Group number 1, group 2, group 3 और group 4? And the correct answer is group 2। यहां पर आप देख सकते हैं group 2 का हिस्सा है इंडिया। Only country to attend as permanent guest invitees, क्योंकि बाकी के जितने भी हमने देखे वो अगेन रीजनल ग्रुपिंग्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। तो जापान, स्पेन, चेक या फिर यूक्रेन? Of course, the correct answer is Spain has been attending the G20 summits as a permanent guest invitee। तो ये थे चंद MCQs जो आपको जानने थे as far as this G20 was concerned। तो वीडियो को खत्म करने से पहले अगेन मैं आप सभी को बता दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं। एक बार आप जाकर जरूर चेकआउट करें, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और SSB इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी और हर महीने नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। सो दिस आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड। एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वॉरियर 10 is the code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.